चैनल आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो के सेटअप के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, जनरल लेजर सेटअप का पेज ओपन करना है और जनरल लेजर सेटअप का जो पेज होता है इस पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो हेडर पे टैब्स हैं, लाइन्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट वाला टैब है जनरल, इस पे क्लिक करना है और लास्ट में जाना है। देखो यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो सेटअप। रीड कर सकते हैं क्या लिख रहा है। सेटअप द अकाउंट्स वेयर कैश फ्लो फिगर्स फॉर सेल्स परचेस एंड फिक्स्ड एसेट ट्रांजैक्शंस आर स्टोर्ड। क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे जनरल के अंदर ना आपको मिलेगा ऑटोमेटिक अपडेट फ्रीक्वेंसी। अब कैसे कैसे ये अपडेट होगा वो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो। Specify the automatic update frequency of the cash flow forecast. The cash flow forecast with show in chart on roll center set will be used for automatic update. ठीक है, तो रोल सेंटर पे आप अगर शो करवाना चाहते हो तो आप ये फीचर अपडेट करवा सकते हो फॉरकास्ट की तरह, डेली के लिए, वीकली के लिए, नेवर के लिए। अब मान लो हम डेली के लिए कर लेते हैं कि डेली अपडेट या फिर वीकली अपडेट, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ ले लेना। फिर आते हैं अकाउंट्स। अभी अकाउंट्स का सेक्शन है। अब जैसे आपका रिसीवेबल्स मतलब आपको कस्टमर से कितने आने हैं, जो पेंडिंग ड्यूज से कितने आने हैं, वो सारे अकाउंट्स से रिलेटेड ये वैल्यू है। स्पेसिफाइज द रिसीवेबल्स अकाउंट नंबर दैट इज यूज्ड इन कैश फ्लो फॉरकास्ट। अब आप चार्ट ऑफ अकाउंट से कनेक्टेड होगा। देखो रिसीवेबल्स, अब कैश रिसीप्ट जो होता है ना, कैश रिसीप्ट का जो हेडिंग है उसके अंदर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये कनेक्टेड होगा और आप इसको चेक कर सकते हो ये कहाँ से कनेक्टेड है। देखो कैश फ्लो अकाउंट लिस्ट से कनेक्टेड है। इसका जो बेस है, जो इसका रेफरेंस है, जो इसका सोर्स पेज है, वो आपको चेक करना जरूरी है। तो आप इसे सोर्स पेज चेक कर सकते हो। अभी आपका जो है कैश जो रिसीवेबल्स है वहां से कनेक्ट हो रहा है और ये जो सोर्स पेज इसका है इसको हम चेक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है और इंस्पेक्ट पेजेस एंड डेटा में आप चेक कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि ये है कैश फ्लो अकाउंट लिस्ट। ठीक है, 855 और ये इसका टेबल जो है वो 841 है और ये लिस्ट पेज का आईडी 855 है। तो इस तरह से आप व्यू टेबल करके टेबल भी देख सकते हो। तो अब ये जो कैश लिस्ट बनी हुई है ना, ये आप अप एंड डाउन करके पूरा देख सकते हो और इसे एक्सेल पे भी भेज सकते हो। एक्सेल पे भेज के आप ओपन इन एक्सेल करके सारा डेटा देख लेना कि इस पे क्या क्या लगा है, कैसे बना है। और जो इसका पेज है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, कैश फ्लो अकाउंट लिस्ट और टेबल है कैश फ्लो अकाउंट। तो इस तरह से अब इसमें क्या क्या बना है, जैसे हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना ट्री स्ट्रक्चर में, वैसे बना है। कैश फ्लो है, सरप्लस है और उसके अंदर कैश रिसीव्ड का एक सब ग्रुप है। तो मेन ग्रुप, उसके अंदर एक सब ग्रुप, उसके अंदर एक और सब ग्रुप और उस सब ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेजर। जैसे कैश रिसीव्ड का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है बिगिन टोटल से, उसके अंदर रिसीवेबल्स है, ओपन सेल्स ऑर्डर है, रेंटल्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फिक्स एसेट्स डिस्पोजल्स हैं। मतलब जिन जिन से आपको कैश मिलने वाला है, कैश मिलने के चांसेस है, वो सारे हैं। तो जो जो वैल्यू आपको कैश में रिसीव होगी वो सारी आपको लेके आनी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ओपन सर्विस ऑर्डर, टोटल ऑफ कैश रिसीप्ट, यहाँ पे वो एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो एंड हो रहा है। फिर इसके बाद कैश डिसबर्समेंट, मतलब आप कहाँ कहाँ कैश देते हो, कहाँ कहाँ कैश जाएगा, ये नया बिगिन टोटल है। मेन मेन हेडिंग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर का ग्रुप है। और डिसबर्समेंट जैसे हम लोग करते हैं ना कि चार्ट ऑफ अकाउंट में हम लोग बनवाते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है कैश रिसीप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मीन्स आप बोल सकते हो कि कैश जहाँ जहाँ, कैश का जो आउट गोइंग है, कैश जहाँ जहाँ जा रहा है, तो आउट गोइंग वर्ड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रिसीप्ट एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो इज द बेस्ट वर्ड। आप इसे आउटफ्लो से रिप्लेस कर दो डिसबर्समेंट को, तो आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगा। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो आपका जो रिसीप्ट है, रिसीप्ट वर्ड भी क्लियर था, लेकिन हम यहाँ पे आउटफ्लो कर रहे हैं। आउटफ्लो मतलब जो जाने वाला कैश है। और यहाँ पे आपका जो रिसीप्ट था, यहाँ आप इनफ्लो भी कर सकते हो और रिसीप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको रिसीव करना है या इनफ्लो। मैं आउटफ्लो के साथ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे दोनों वर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, कभी कभी बड़े बड़े वर्ड से कंफ्यूजन हो जाता है, तो सिंपल वर्ड्स रखने चाहिए। इनफ्लो रिसीव्स
एंड यहाँ पे मैंने कर दिया है आउटफ्लो। अब आउटफ्लो के साथ जैसे रिसीव था, आप यहाँ पे और एक सिंपल वर्ड रख सकते हैं। हम बिल्कुल सिंपल वर्ड के साथ प्ले करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी भी यूजर को ना हो। अब एकदम सिंपल सा वर्ड है, कैश पेमेंट एंड आउटफ्लो। मतलब आप जो जो पेमेंट करने वाले हो या जो जो बिजनेस से जाने वाला है कैश में, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ कैश। उसके बाद इसके अंदर पेबल्स आ गए आपके, पेबल्स, और उसके बाद फिर ओपन परचेस ऑर्डर, फिर आपके पर्सनल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट है, इनकैशमेंट ऑफ बिल, प्राइवेट कंजम्पशन, वैट ड्यू, वैट की जगह आपका जो टैक्स का है वो रिप्लेस कर देना वर्ड, अदर एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ कैश डिस्बर्समेंट। ये वही वाला वर्ड है, आप जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होता है ना वर्ड पे, वो आप चेंज कर देना। जो बड़े वर्ड्स समझ में नहीं आते आप उनके लिए जगह सिंपल वर्ड यूज किया करो, तो एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ईजी होता है कि वो सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करे। इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज ना किया जाए तो अच्छा रहता है कि यूजर के लिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आउटफ्लोज, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। उसके बाद ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ स्पेलिंग। तो अब ये हो गया आपका टोटल ऑफ कैश पेमेंट आउटफ्लोज। ठीक है, आउटफ्लो, फ्लोज, अगर कभी कभी हम एक्स्ट्रा एस भी लगा देते हैं तो आप अपने टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट कर सकते हो, एडिटेबल है। ठीक है, अब आती है बारी टोटल ऑफ सरप्लस की। टोटल ऑफ सरप्लस मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो इनकमिंग कैश, रिसीव्ड कैश ज़्यादा है पेमेंट के कंपैरिजन में, तो अगर रिसीव्ड ज़्यादा है पेमेंट के कंपैरिजन में, इनकमिंग ज़्यादा है, इन जो कैश फ्लो है, जो इनकमिंग वाला कैश फ्लो है वो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो आपको ना पॉजिटिव में कैश का सरप्लस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करेगा, अगर आप ज़्यादा कैश दे रहे हो और कम बिजनेस में आ रहा है तो नेगेटिव होगा, वरना इसका वाइस वर्सा, अगर ज़्यादा रिसीव करते हो कैश और कम खर्चा करते हो कैश में तो इनफ्लो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह फिर आपका जो फंड्स है, आपको देखना होगा कि जो ये जो एंड टोटल और बिगिन टोटल है ना वो प्लस माइनस होते हैं, तो उनमें आपको प्लस माइनस में फिगर्स दिखेगा, ये बिगिन टोटल जहाँ से शुरू हुआ है जहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, अगर ये इसका बिगिन टोटल आप चेक करोगे तो इसका बिगिन टोटल नंबर, टोटल ऑफ सरप्लस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये पूरा इनफ्लो और आउटफ्लो को का सम है, और ये वाला जो कैश फ्लो है ये आपका हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग के साथ आपको नहीं जाना, आपको सरप्लस के साथ जाना है, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि टोटल प्लस है या माइनस है, फिर आपका फंड्स है, फिर टोटल कैश फ्लो, इस तरह से। और लास्ट में आप ये नंबर देख सकते हो एंड टोटल, तो आपको मैच कराना है कि कैसे कैसे मैच कर रहा है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब टोटल ऑफ कैश फ्लो ये एक एंड टोटल है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और इसमें भी अब जैसे इसका जो पेज होगा ना, इसका जो पूरा का पूरा पेज होगा, आपको वो पेज चेक करना है। अब जैसे हम लोग कैश फ्लो लिस्ट एक बार चेक कर ले, पेज इंस्पेक्शन कर लेते हैं, कैश फ्लो अकाउंट लिस्ट। कैश फ्लो अकाउंट लिस्ट, तो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट्स। ठीक है, अब हम पेज एंड टेबल तो आपने चेक कर ही लिया, उसे बंद कर देते हैं। अब ये देखो ये है, अब इसमें भी इंडेंट का बटन होता है, और इसमें मैंने इसे सर्च करके निकाला है कि आप स्क्रीन पे, ताकि चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट का पेज क्लियरली दिखे, जिसमें आपको देखो ये नंबर सीरीज दिखेगी जो आपने बनाई होगी स्टार्टिंग टू एंड के लिए, फिर आपका ये टेक्स्ट जो है, नेम जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वो, अकाउंट टाइप दिखेगा, बिगिन टोटल एंड टोटल। और जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते समय आपको क्या दिखता था, पोस्टिंग, यहाँ आपको दिखेगा एंट्री, क्योंकि जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी ये अपडेट होता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पोस्टिंग की जगह आपको मिल रहा है एंट्री।
बाकी चीज़ें आप चेक कर लेना। सोर्स टाइप मैंने बोला ना कि कहाँ से इसका सोर्स है वो आपको बताना ही पड़ेगा। इस तरह से चेक करते हुए बिल्कुल चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे ही है। मैंने उसपे चार्ट ऑफ अकाउंट पे वीडियो डाला है। आप स वैसे ही है, बस ये टेबल और ये पेज अलग है, इसलिए इसका सेटअप अलग होगा और इसके इसके इस पेज पे बनाना होगा चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट्स, ये इसका लिस्ट पेज है, ठीक है? बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है कि नंबरिंग होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, बिगिन टोटल, एंड टोटल होगा। टोटलिंग देखो, टोटलिंग का जो रेंज होता है ना, टोटलिंग का रेंज, अब जैसे जो बोल्ड से दिख रहा है आपको, अ, ये बोल्ड से स्टार्ट हुआ और फिर इसका टोटल कहाँ पे खत्म हो रहा है, सी 0009 एंड हुआ है 0009, फ्रॉम 0009 दो डॉट है सेपरेशन के लिए, टू फ्रॉम टू है 0999, यानी इसके अंदर इस बोल्ड लेटर्स का जो ग्रुप है, कैश इनफ्लो रिसिप्ट, टोटल ऑफ कैश रिसीप्ट, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि आप इसको एडिट कर सकते हो, आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो। तो आप कभी भी एडिट करके आपको जैसा पसंद है वैसा नाम आप रख सकते हो। कोई भी चेंजेस आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप ये कर सकते हो। आपको ये करना है और इस तरह से चीज़ें आपको क्लियरली पता चलेंगी कि तो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हुआ। बिगिन टोटल, एंड टोटलिंग। तो ये नंबर सीरीज़, ये इसका ग्रुप स्टार्ट, ये नंबर सीरीज, ये उसका ग्रुप एंड, और ये फ्रॉम एंड टू का कॉम्बिनेशन, और बीच में एंट्री एंट्री एंट्री, जितने भी पोस्टिंग के लेजर हो सब में एंट्री होगा, और जो स्टार्टिंग ग्रुप होगा उसका बिगिन टोटल होगा अकाउंट टाइप, जो एंड होगा एंड टोटल होगा। और इस नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग, इस टोटलिंग के अकॉर्डिंग, इस ग्रुप के स्टार्टिंग और एंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू अमाउंट कॉलम में सम होके दिखेगा। जितना भी वैल्यू पोस्ट होता जाएगा वो जैसे जैसे एंट्री पोस्ट होती जाएगी, जितनी एंट्री पोस्ट हुई है, आपने जो जो एंट्री पोस्ट की होगी, जो भी फॉरकास्ट बना होगा, पोस्टेड सेल्स इनवॉइस, पोस्टेड सेल इनवॉइस, रिसीवेबल्स, इसकी जितनी भी एंट्री पोस्ट हो रही है, बैंक रिसीव देखो, पोस्टेड सेल्स पेमेंट, टीसीएस से रिलेटेड एंट्री है, कोई ओपनिंग एंट्रीज है, सेल्स से रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है, रिसीवेबल से रिलेटेड है, बैंक रिसीव्ड से रिलेटेड है, कैश रिसीव्ड से रिलेटेड है। जितनी भी एंट्री पोस्ट हुई है सिस्टम में, जॉब सेटिंग्स से भी रिलेटेड कुछ-कुछ एंट्री मुझे यहाँ दिख रही है। तो सर्विस ऑर्डर की भी है। तो आप ये क्रोनस कंपनी एक बार ओपन करके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा सैंपल डेटा एंड सैंपल ट्रांज़ैक्शन। और अगर आप चाहो तो किसी को नेविगेट करके भी देख सकते हो। जैसे अगर मान लो हम इसे नेविगेट करके देखना चाहते हैं, तो आपको फाइंड एंट्रीज़ करके शो करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको ये ट्रांज़ैक्शंस दिख जाएँगी। सी इनवॉइस है और ये सेल्स का इनवॉइस है, इसके ऊपर अप्लाई एंट्री हुई होगी। तो आप वो चेक कर सकते हो कि अप्लाई एंट्री का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए, अप्लाइड। बहुत सारे इनवॉइसेस क्या होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो बैलेंस अकाउंट टाइप पे ही, अब जैसे आपने कोई इनवॉइस रेज़ किया और इनवॉइस रेज़ करते समय ही आपने बैलेंस अकाउंट टाइप ले लिया कैश, ठीक है? जैसे 37,030 हैं, तो आपने यहीं पे बैलेंस अकाउंट टाइप लिया और पे कर दिया कैश में। तो तुरंत ड्यूज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं और हमें बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है और हम कैश पेमेंट कर देते हैं, कार्ड पेमेंट, कैश पेमेंट, तो तुरंत का तुरंत वो ड्यूज़ क्लियर हो जाता है। पेंडिंग कस्टमर मेंटेन करके, कस्टमर लिस्ट मेंटेन करके पेंडिंग अमाउंट नहीं दिखाया जाता। तो इस तरह के ट्रांज़ैक्शन आप ट्रैक कर सकते हो। तो इसमें देखो ये तुरंत क्लियर हुआ बिल हो सकता है, इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? नेविगेट करो, चेक करो, और फिर हम वापस से जाते हैं अपने सेटअप पे। तो ये लिस्ट यहाँ से कनेक्ट हो रही थी। इसी तरह सारे लेजर्स लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, पेबल्स मतलब कैश पेबल्स, यहाँ सारी सिर्फ कैश की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, लिक्विड कैश, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसमें ड्यूज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इन फ्यूचर इनवॉइस से रिलेट ही काम करना होगा, पेंडिंग्स से रिलेटेड काम करना होगा। ये ये कैश फ्लो का मतलब है कि आपको इन टर्म्स ऑफ मनी पैसा रिसीव हो रहा है। तो हो सकता है कि इनवॉइस पेंडिंग हो, लेकिन जब कैश में वैल्यू रिसीव होगी, कैश में वैल्यू रिसीव होगी,
तभी ये लेजर सेट करेंगे। तो आपको देखना होगा कि इन टर्म्स ऑफ मनी वो रिसीव्ड हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ कैश। तो जैसे आपने देखा अभी बैंक रिसिप्ट भी इसमें आ रहा था, तो बैंक रिसीव्ड, कैश रिसिप्ट, इस तरह की चीज़ें इसमें आने लगेंगी। तो आप बैंक रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट की इंटरेस्ट इसमें चेक कर सकते हो और आपका वो कैश फ्लो होगा, सोर्स ऑफ मनी बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ से तो हमने देखा रिसीवेबल्स के लिए, पेबल्स के लिए, फिर देखो सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है। सेल्स ऑर्डर की पेमेंट कैश में हुई है, बैंक में हुई है, सर्विस कैश फ्लो है। फिर परचेस ऑर्डर का भी है, आपने पे किया होगा, ठीक है, कैश फ्लो अकाउंट है। फिक्स असेट्स के लिए भी बना हुआ है। फिर फिक्स असेट्स का डिस्पोजल, यानी आपने सेल किया और जो भी सेल प्राइस था उसमें अगर कुछ रियलाइजेबल वैल्यू उसकी बची और कैश में आपको पैसा रिसीव हुआ, तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट्स आपको कैश फ्लो अकाउंट आपने अगर कोई बना रखा है तो वो भी आपका लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो जॉब से रिलेटेड है, जॉब अकाउंट नंबर, तो ये भी कैश फ्लो के फोरकास्ट में ऐड किया हुआ। लेकिन ये सारे ना ओपन सर्विस ऑर्डर से रिलेटेड है और ये सब आपके चार्ट ऑफ अकाउंट कैश फ्लो लिस्ट पेज में बने होंगे, ठीक है। फिर एक टैक्स का है। टैक्स का तो डिपेंड करता है कि अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कुछ है और वो अगर कैश से रिलेटेड उसकी रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार फिट होते हैं तो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको देखना होगा। होता है ना कि हमने सेटलमेंट किया और कैश में कुछ एडजस्टमेंट हुआ और वो कुछ कैश में पैसे पे किए या रिफंड का रिसीव हुआ, तो वो लेजर आप लगा सकते हो, वो आप देख लेना और आपके अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग। और फिर इस तरह से नंबर सीरीज, कैश फ्लो की नंबर सीरीज आपको लगानी होगी सेटअप पे। तो ये एक पेज जो नंबर सीरीज के साथ ओपन होता है ना, तो नंबर सीरीज आपके उस पेज को असिस्ट करेगी ओपन करने के लिए, और फिर उसमें आप क्लियरली वो पेज ओपन हो जाएगा और आप एज अ कैश फ्लो पेज उसे यूज कर पाओगे फॉर द कैश फ्लो फोरकास्ट, ठीक है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट की नंबर सीरीज यहाँ से लग रही है। उसके बाद आप कैसे टैक्सेबल पीरियड बनाना चाहते हो, क्वार्टरली, मंथली, अकाउंटिंग पीरियड, ईयरली, वो आप देख लेना। टैक्स पेमेंट विंडो, उसके बाद टैक्स बैलेंस अकाउंट टाइप, अगर कोई बैलेंस अकाउंट टाइप लगाना है। और वैसे तो टैक्स के लिए अब कोई ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम फोरकास्ट ऐसे भी रन कर सकते हैं। फिर एज आर एआई आपका जो पीरियड टाइप है वो आप चेक कर लेना, हिस्टोरिकल पीरियड, ओरिजिन, और एपीआई से अगर कोई इंटीग्रेशन है, टाइम सीरीज मॉडल है, वेरिएंस, इस तरह से कोई चीज़ें हैं तो वो आप चेक कर लेना। इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आपको इसका ट्यूटोरियल पढ़ना है तो यहाँ पे ना हेडिंग पे ओपन एजर एआई गैलरी, एक्सप्लोर मॉडल्स फॉर एजर मशीन लर्निंग एंड यूज एज अ machine learning studio to build, test and deploy the forecasting model for Dynamics 365 Business Central है। तो ये अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो क्या करेगा सिस्टम आपके लिए एक ट्यूटोरियल, एक लर्निंग पेज खोल देगा। माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये इस पे आप आकर अपने इससे रिलेटेड जो कैश फ्लो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हो। द सेल्स एंड इन्वेंट्री फोरकास्ट एक्सटेंशन, इससे रिलेटेड पूरा ट्यूटोरियल है ये। तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे आके ये कनेक्ट हो जाता है पेज। आप जैसे क्लिक करोगे पूरा फोरकास्ट के बारे में ये पूरा रीड कर लेना, और सेटअप में अगर कुछ मिसिंग हो रहा है या जो एआई इंटीग्रेशन के बारे में जो था वो देखो, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके लर्निंग के लिए। तो आप इस तरह से लर्न कर लेना, सेटअप कर लेना, और फिर हमें क्या करना है, हमें इसे प्रीव्यू करके भी देखना है कि हम कैसे इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमने एक शॉर्टकट बनाया होता तो हमें यहाँ पे दिखता चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट्स, जैसे मैंने उसका एक बुकमार्क बनाया था, या हमसे पूछा गया था कि होम स्क्रीन पे रखना चाहते हैं कि नहीं, तो हमने होम स्क्रीन पे ले लिया था, ठीक है। तो जैसे आप होम स्क्रीन पे लेते हो कि रोल सेंटर वाला क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में कि रोल सेंटर पे आपको रखना है या नहीं, तो आपने रोल सेंटर पे रखा तो फर्स्ट स्क्रीन पे आ गया। अब हमें से ये जो वैल्यूज आ रही है देखो, ये आपका चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट्स है, पूरा नंबर सीरीज है, पूरा पैटर्न है। आप इसको एक्टिवेट करके होम की स्क्रीन पे यस कर दो। तो ये क्योंकि ये क्रोनस है तो आपको क्या करना होगा, क्रोनस से एक रेफरेंस लेके आप अपने लिए बना लो, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज यूज़ कर लो, एक्सेल पे इसे भेज कर अपने लिए बना के कॉन्फ़िगरेशन पैकेज यूज़ करके, जैसे मैंने टेबल आईडी बताया, इंपोर्ट करके आप इसे रन करा लो। तो आप देख सकते हो कि कितनी चीज़ें रन कर रही हैं, कितनी वैल्यूज़ आ रही है, नहीं आ रही है, और लिंकेज जो है वो आप क्रोनस की जो सैंपल कंपनी है उस पे नेविगेट कर करके आप चेक कर सकते हो कि ये कहाँ-कहाँ से लिंक है और कहाँ-कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मान लो रिसीवेबल्स का जो है
अब ये रिसीवेबल्स का है, ठीक है? इसमें इतने सारे ऑप्शंस थे, हमने ये एक्टिवेट कर लिए, ठीक है? अब जीएल इंटीग्रेशन में भी बैलेंस बजट और बोथ है और जीएल अकाउंट का फ़िल्टर, ठीक है? तो ये आपका डिपेंडेंसी है कि जीएल अकाउंट की वैल्यू वो कहाँ से उठा रहा है। क्योंकि सब कुछ तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सी जेल से वैल्यू उठा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? ये एक तरीका है कि आप यहाँ से लगा के बनाओ या फिर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, अब जो ये वैल्यूज़ हैं, ये कैश फ्लो लेजर एंट्री से जनरेट हो रही हैं। तो कैश फ्लो फोरकास्ट है हमारे पास। अब अगर कैश फ्लो फोरकास्ट है, अब ये जो एंट्री है, अब हम इस एंट्री को जीएल से रिलेटेड जो एंट्री है, हम इसे जब शो करते हैं तो हम यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है? और ये है कस्टमर लेजर एंट्री। तो अब अगर ये कस्टमर लेजर एंट्री है तो मुझे इसे एक बार इसे हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये एंट्री पोस्ट हुई है। इसमें कैश का कनेक्शन क्या है? क्योंकि जीएल असाइनमेंट तो हमने अभी देखा नहीं है, हमने तो सिर्फ फोरकास्ट पे लगाया है ना। देखो, अब ये जो वैल्यू है, इस तरह से इसकी एंट्री आ रही है। अब अगर इसकी एंट्री आ रही है तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू पर है क्योंकि ये फोरकास्ट है, तो एस्टिमेशन है हमारा कि हमने सेल किया था इस पर्टिकुलर डेट को, इस पर्टिकुलर पर्सन को और ये क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन था, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 3730। ये हमारा फोरकास्ट है कि बैंक रिसीप्ट या कैश रिसीप्ट ये होगा और ये इस पीरियड में अगर हमने क्रेडिट टर्म डिसाइड कर रखा है तो 2 मंथ में, 3 मंथ में हमें मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपको चेक करना है और आप कस्टमर कार्ड चेक करना चाहते हो तो आप कस्टमर कार्ड भी चेक कर सकते हो। तो ये आपका कस्टमर है, इसमें आपने पेमेंट टर्म्स लगा रखे होंगे, तो आपके पास एक एस्टिमेशन होगा कि कितने पीरियड में हमें वापस मिल जाएगा हमारा ये जो ब्लॉक्ड कैश है अभी जो ड्यूज़ हैं, ठीक है? तो कितने ड्यूज़ हमें कितने समय में मिल जाएँगे और इसके साथ आपका पेमेंट टर्म्स भी होगा, वो भी आप चेक कर लेना। तो आपने जितना-जितना पेमेंट टर्म्स दे रखा होगा वो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग देखो 14 डेज़ का पेमेंट टर्म्स है यानी ये मैक्सिमम 14 डेज़ में आपको पेमेंट कर देता है इनवॉइस जनरेट होने के बाद। और अगर पेमेंट मेथड कोड भी आपका फिक्स हो कि बैंक के थ्रू पे करता है, कार्ड के थ्रू पे करता है, बैंक ट्रांसफ़र करता है, कार्ड पेमेंट करता है या कैश पेमेंट करता है, चेक पेमेंट करता है, तो वो आप यहाँ साइन कर सकते हो कि ये हमेशा कैश में ही देता है या ये हमेशा बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू देता है। ठीक है? तो आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपकी क्लियरिटी होती जाएगी और फिर ये ट्रांज़ैक्शन आपके फ़ॉरकास्ट में आ रहे हैं, ठीक है? एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है, सारा फ़ॉरकास्ट है। लेकिन आप असाइन कर सकते हो और भी चीज़ें, वरना वो क्या करेगा फ़ॉरकास्ट के लिए वो आपके कस्टमर लेजर एंट्रीज़ से रिलेट करेगा। कस्टमर लेजर एंट्रीज़, बैंक रिसीव्ड, बैंक पेमेंट, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट परचेस ऑर्डर आपने देख लिया, सेल्स ऑर्डर देख लिया, सर्विस ऑर्डर का जो सेटअप में जो-जो लिंक है वो मैं बता रही हूँ। सर्विस ऑर्डर से लिंक है, फिक्स एसेट्स के डिस्पोज़ल से लिंक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन वो लेके आपको फ़ॉरकास्ट बना के देगा। बाकी चीज़ें जो ये लेजर एंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, कैश फ्लो लेजर एंट्रीज़ फ़ॉरकास्ट के लिए। बाकी चीज़ें हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई जीएल है, जीएल इंटीग्रेशन के लिए तो आपको जीएल इंटीग्रेशन देखना है कि आप बैलेंस के साथ जा रहे हो या आपका कोई बजट है या बोथ बैलेंस बजट बोथ या और आपका जीएल अकाउंट फ़िल्टर। अब ये देखो जीएल अकाउंट ये जो लिस्ट खुल रही है ना, ये आपके ओरिजिनल चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट है। इस पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आपका ओरिजिनल चार्ट ऑफ अकाउंट कनेक्ट हो रहा है। आपका चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ से हो रहा है देखो। अब इसका पेज अलग होगा, ये आपका जीएल अकाउंट लिस्ट है। 18 पेज नंबर है इसका लिस्ट का और जीएल अकाउंट 15। तो जितने भी जेलर अकाउंट होता है ना लिस्ट ऑफ समरी ऑफ ऑल लेजर्स ऑल जनरल लेजर्स ये वो पेज है मेन आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ से आपको वो लगाना होगा। अब यहाँ पे भी आपका कस्टमर का रिसीवेबल का एक ग्रुप तो होगा ही। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सन्ड्री डेटर के नाम से है, कस्टमर के नाम से है, रिसीवेबल के नाम से है, किस नाम से है? तो अब देखो यहाँ पे आपका 3 का ग्रुप 3 सब ग्रुप है।
सॉरी सब लेजर्स हैं एक ग्रुप के, कस्टमर डोमेस्टिक, कस्टमर फॉरेन और कस्टमर इंटरकंपनी। अब मुझे देखना होगा कि इसका जो अ, कौन-सा कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं। तो मुझे तो इसका सब टोटल ही चाहिए होगा। तो सब टोटल अब मुझे इसका टोटल चाहिए ना। अब देखो अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा रिसीवेबल नाम से, यहाँ पे भी अगर रिसीवेबल नाम से तो वेरी गुड। हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट वो ले सकते हैं 2390। 2390 आप उठा सकते हो कि जो 239 में ना फॉरेन, डोमेस्टिक, अदर्स सबका कॉम्बिनेशन है। तो हम 2390 ये वाला उठाएँगे, इसमें सबका कॉम्बिनेशन है। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जैसे मान लो आपको अगर डाउट है कि 2390 में क्या-क्या है, तो हम और भी चेक कर सकते हैं। देखो 2300 से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है, 2390 पे खत्म हुआ है। अब इसमें क्या-क्या है? इसमें मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, सन्ड्री डेटर है और डोमेस्टिक है, फॉरेन है, इंटर कंपनी का ग्रुप भी है, अक्रूड इंटरेस्ट भी है और अदर रिसीवेबल्स भी है। तो ये क्रोनस की सैंपल कंपनी का एक एग्जांपल है ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग का। तो मैं ले रही हूँ टोटल वाला कि टोटल में जितने भी आ रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल टोटल, यहाँ से ग्रुप स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इंक्लूडिंग दीज सब लेजर्स। ओके कर दिया। अब मुझे लगता है कि ये जीएल अकाउंट के हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि चीज़ें देखो जीएल अकाउंट फ़िल्टर ले लिया उसने। आप कौन-सा जीएल अकाउंट ट्रेस करना चाहते हो, अब इसमें इतनी चीज़ें से आ गई, आप इसे एक्सेल में भेज करके चेक कर सकते हो, ओपन इन एक्सेल। और इसका अगर कोई इंडेंट करना है तो इंडेंट कर सकते हो, अलाइनमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज़ थी वो आपको दिख रही थी। और इसका अब ये तो आपका चार्ट है, ठीक है? अब ये तो आपका चार्ट है, अब मुझे कैश फ्लो फोरकास्ट। अब कैश फ्लो फोरकास्ट, ठीक है? एक वर्कशीट भी है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में चेक कर लेंगे। अभी हमने सेटअप चेक किया, ठीक है? अभी हम ना फोरकास्ट चेक कर रहे हैं क्योंकि सेटअप के बेसिस पे ही ये बनेगा। अब इसमें बटन्स पे देखना होगा, आप व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसके पीछे वर्कशीट लगी है, इसका स्टैटिस्टिक्स है और इसका रिपोर्ट्स है। तो हम सबसे पहले मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इसको व्यू करके देखूँ, इसमें डेटा कैसे आ रहा है। अब ये कैश फ्लो का कार्ड है, ठीक है? एक सिंगल कार्ड है। अब ये व्यू पे है तो आप एडिट कर सकते हो। आप क्लिक कर दो पेंसिल पे तो एडिट कर मोड पे आ जाएगा। अब नाम आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। आप जनवरी पे चलाना चाहते हो या फिर मुझे सिर्फ़ ईयर रखना है। मैंने कहा ना ईयर, मंथली, वीकली आपको जैसा करना है। मैं ईयर का फ़ॉरकास्ट कर लूँ या मंथली फ़ॉरकास्ट कर लूँ। मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर मान लो हम करंट मंथ पे कर लें। अगर करंट मंथ में डेटा पोस्ट होगा तो। अब डेटा पोस्ट ही नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप अपने लिए बना लो जैसा बनाना है, कंसीडर डिस्काउंट, पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस, और फिर इसके रिलेटेड अन्य जो हैं वो भी आप ले लो। शो इन चार्ट ऑन रोल सेंटर, ये वाला बटन एक्टिवेट होगा तो ये आपके रोल सेंटर पे दिखेगा। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से लेना है, एंड कहाँ से लेना है, वो आप ले सकते हो। अब देखो 2026 तक तो अलाउड है, तो 2026 तक तो आएगा, ठीक है? इस तरह से सारे ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद कैश फ्लो डेट लिस्ट, मुझे इसका ये चाहिए। कैश फ्लो डेट लिस्ट मीन्स इसका रिपोर्ट मुझे प्रीव्यू करना है। देख कैसे रहा है? सी, तो रिपोर्ट का नाम है कैश फ्लो डेट लिस्ट। अब थोड़ा-सा मुझे इसे छोटा करना है क्योंकि इतना बड़ा हो गया। हाँ, सी कैश फ्लो डेट लिस्ट आ गई है। अब बिफोर, आफ्टर, लिक्विडिटी, सी लिक्विडिटी है, रिसीवेबल्स है, सेल्स ऑर्डर्स है, सर्विस ऑर्डर्स है, फिक्स एसेट डिस्पोज़ल की कोई वैल्यू इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं थी तो नहीं आई है। कैश फ्लो मैनुअल रेवेन्यूज़ मतलब इनकम, तो रेवेन्यूज़ है, फिर पेबल्स है, परचेस ऑर्डर का भी डेटा है। देखो अब डिपेंड करना, लिक्विडिटी मतलब जो इन हैंड कैश है आपके पास, जो लिक्विड है, ठीक है? मतलब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो वैसा पैसा, तो इन कैश है।
रिसीवेबल्स का मतलब इतना रिसीवेबल्स हमें जहाँ-जहाँ पैसे फँसे थे ड्यूज़ में, कस्टमर के पास, अदर रिसीवेबल्स के पास, एक्रूअल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो सारे ड्यूज़ का पैसा यहाँ पे रिसीव्ड होने के वजह से यहाँ आया है। सेल्स ऑर्डर से जो पैसा आया वो, सर्विस ऑर्डर से जो आया वो, फिक्स एसेट डिस्पोज़ल नहीं था, और कैश फ्लो मैनुअल रेवेन्यूज़ मतलब मैनुअली कुछ रिसीव नहीं हुआ है कैश में, तो वो ब्लैंक है, ये 2 फील्ड ब्लैंक है। पेबल्स, पेबल्स मतलब हमने जहाँ-जहाँ दिए, हमने जहाँ-जहाँ पे किए वो पेबल्स में आ गए। अब ये अदर देन आपका परचेज़ ऑर्डर है। अदर तो मतलब अदर्स हो सकता है, ठीक है? उधर फिर परचेज़ ऑर्डर से जो आपने परचेज़ ऑर्डर के लिए जो पे किया वो आ रहा है। फिक्स एसेट्स का बजट यहाँ पे भी कुछ नहीं था और मैनुअल एक्सपेंसेस भी पेबल में कुछ नहीं था। जीएल बजट फिर जॉब्स का जो सेटअप होता है, उसमें अगर जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ था तो वो यहाँ आ रहा है, टैक्सेस में यहाँ आ रहा है। अगर कोई रिफंड या कुछ था या आपने पे किया था, तो ये टैक्सेस के लिए आ रहा है। फिर है आपके पास कैश फ्लो इंटरफेरेंस, ठीक है? इस तरह से आपको वैल्यूज़ चेक करनी है कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो में कितना डिफरेंस है, रिसीव्ड एंड पेमेंट में कितना डिफरेंस है, सरप्लस आ रहा है या नेगेटिव डेफिशिएंसी आ रही है। डेफिशिएंसी मीन्स आपका नुकसान हुआ है, ठीक है? तो लॉसेस डेफिशिएंसीज़ आप ऐसा कह सकते हो, और सरप्लस पॉज़िटिव है मतलब आपको फ़ायदा हुआ है, इनकमिंग कैश ज़्यादा है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट आप चेक कर लेना, कैश फ्लो डेट लिस्ट। तो अब आप हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को बंद करेंगे और इसे हम एक बार, इस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बना लेंगे कि अगर मेरा कैश फ्लो कार्ड का सेटअप किया हुआ है, तो ये मुझे दिखता कैसे है? तो अगर हम एक टेस्ट कंपनी में ऐसा चेक कर लें, तो आपको क्या है कि आप अपने स्टैंडर्ड कंपनी पे भी बना पाओगे। अब देखो इसमें कितना ईज़ी है, स्टैटिस्टिक्स चेक करो, लिक्विड फंड कितना है, रिसीवेबल्स कितना है, सेल्स ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर, फिक्स एसेट डिस्पोज़ल, कैश फ्लो मैनुअल। ये जो रिपोर्ट में आ रहा था पूरी रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स में ऐसे दिखती है। अब जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपको उन लेजर्स एंट्रीज़ पे ले जाएगा कि इसके बैकग्राउंड में क्या-क्या था, ये कैसे बना, सम वैल्यू कैसे आई। अब देखो सम वैल्यू कैसे आई उसके लिए वो बता रहा है कि ये कैश फ्लो के फोरकास्ट से बना है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। इसके पीछे जो आपने लेजर लगाया है, वो इस लेजर से आ रहा है, 2910। अब ये आपका कैश फ्लो का जो अकाउंट लिस्ट है, ये उससे बना है, ठीक है? तो आपकी ये 2910, अब सोर्स नंबर देखो 2910, ये देखो, ये वही है, जो मैंने आपको बोला ना कि ये यहाँ से आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हो कि ये कैसे रिलेट कर रहा है। इस तरह से, ये कैश से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये सारा का सारा वहाँ से वैल्यू उठा रहा है। सारे देखो कैश, कैश, कैश का लेजर हिट हुआ है, कैश में पेमेंट हुआ है और डिपार्टमेंट कोड्स भी लगे हैं, वैल्यूज़ भी लगी है, एंट्री प्रीव्यू करके देख सकते हो। अब जैसे मान लो कोई एंट्री चेक करनी है, तो आप एंट्री फाइंड एंट्रीज़ करके भी चेक कर सकते हो कि एंट्री कैसे पोस्ट हुई थी, क्या ट्रांज़ैक्शन था? तो आपको स्टैटिस्टिक्स या जो भी डेटा है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करो, नेविगेट करके चेक कर लो कि वैल्यू कैसे बन रही है। ठीक है? अब देखो बैंक लेजर एंट्री और जीएल एंट्री है। अब ये है। अब इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है कि आप इसे रिपोर्ट के तौर पे देख सकते हो, प्रिंट वाउचर, कि मैक्सिमम अकाउंट्स वाले ये ज़रूर चेक करते हैं कि प्रीव्यू कैसे दिख रहा था। देखो कैश, डीबीआई बैंक, अगर आपने कैश में यूज़ किया है, कॉन्ट्रा वाउचर, द बेस्ट एग्ज़ाम्पल कि कॉन्ट्रा वाउचर में आपने यूज़ किया है, तो आपको
दिख जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। डेबिट क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है, अमाउंट में भी दिख रहा है, एडिशनल करेंसी अगर आपने यूज़ की थी तो उसमें भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नेविगेट करनी है। बैंक लेजर एंट्रीज अगर इन्वॉल्व थी, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व था, क्योंकि क्या हो रहा था इसमें, हो रहा था कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप फाइंड एंट्रीज करके इसकी भी वही रिपोर्ट दिखेगी जो आप देखना चाहते हो, वही सेम एंट्री। तो वो मैंने ओपन कर रही हूँ। तो इस तरह से नेविगेट करके आपको देखना है कि कौन सा लेजर इन्वॉल्व हुआ है, क्यों इन्वॉल्व हुआ है। 2910 मेरा कैश का जीएल है, तो पूरे कैश फ्लो में 2910। अब 2920 सोर्स जो है ना, सोर्स नंबर, मुझे सोर्स नंबर चाहिए, वो बैंक है 2920। ये मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट से कनेक्टेड है 2920, ठीक है। तो अब सेकंड के बाद थर्ड है 2930 सोर्स। ये भी बैंक है मेरा। क्योंकि ये डेमो कंपनी है, इसमें करेंसीज नाम से है, लेकिन आपके में क्या होगा, आपके में मल्टीपल बैंक होंगे, तो दूसरा बैंक डीबीआई है तो एसबीआई, फिर कोई दूसरा बैंक, फिर कोई दूसरा बैंक, फिर ये जैसे जीरो अकाउंट है, यानी कि आप मान लो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मल्टीपल बैंक, यानी कि जितने भी सेटअप लग रहे हैं ना, एक पहला वाला कैश का जीएल होगा, बाकी सोर्स आपके पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा, पांचवा, छठा, जितना आपके बैंक हैं वो सारे वन बाय वन लगेंगे। आपकी कैश फ्लो लेजर एंट्री सही से बन रही है, क्योंकि लिक्विड कैश का मतलब आपका बैंक ट्रांसफर भी होता है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज को वो यूज करेगा ही। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो दो चीजें यूज होंगी, और ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज कर रहा था। ये आपका कैश फ्लो का जो अकाउंट लिस्ट यूज नहीं कर रहा है, ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करेगा, ठीक है। ये आपका मेन बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट है। नाम हमेशा देखना जीएल अकाउंट कार्ड लिखा होगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी समझना है कि दो अलग-अलग पेज काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं कि किस टेबल से कनेक्टेड है। स्क्रीन पे जो आपको पेज दिख रहा है, वो किस टेबल से कनेक्टेड है, और स्क्रीन पे भी पेज का नाम अलग होता है, और बैकग्राउंड की टेबल भी अलग होती है, दो अलग-अलग पेज की। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का जीएल अकाउंट से रिलेटेड है, और जो आपका कैश फ्लो अकाउंट है, वो आपने देखा ही, उसका कैश फ्लो अकाउंट लिस्ट नाम से एक पेज है, वो आप टेबल भी चेक कर सकते हो, पेज का नाम भी अलग है, ठीक है। जैसे देखो, चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट, ये आपका जीएल एंट्री टेबल से कनेक्टेड नहीं है, ना ही ये आपका ओरिजिनल चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये कैश फ्लो के लिए बना हुआ चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट है, और इसका पेज नेम, इसका टेबल आईडी दोनों अलग है। तो हमेशा ऐसे आप चेक कर लोगे कि ये इसका पेज नेम चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट है, और इसका पेज आईडी भी अलग है, और इसका जो टेबल है कैश फ्लो अकाउंट से रिलेटेड है। अब टेबल भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा, जब सोर्स जीएल अकाउंट लगाओगे, ये जीएल अकाउंट फिल्टर, इसमें मैंने यहाँ 2390 लगाया है। अब ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल चार्टर्ड अकाउंट का नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना होगा। तो इसका नंबर सीरीज का पैटर्न थोड़ा अलग रखना, तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से देख लिया। अब रिपोर्ट, बेसिकली मुझे जानना है कि मेरे रिपोर्ट का नाम क्या था, मैं बार बार कंफ्यूज नहीं हो सकती कैश फ्लो के साथ। तो मैंने क्या किया, उसका एक शॉर्टकट बना लिया कि मुझे एक शॉर्टकट चाहिए जो स्क्रीन पे मुझे दिखे। अब देखो, चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट, लेकिन ये तो स्क्रीन है, मुझे इसका रिपोर्ट का नाम भी चाहिए था। तो इसका रिपोर्ट, अब मुझे चेक करना होगा, मुझे इसकी रिपोर्ट, चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, इसकी रिपोर्ट है चार्ट नहीं, कैश फ्लो से शुरू करते हैं, राइट। ये मेन मुद्दा हमारा कैश फ्लो है। कैश फ्लो, अब मुझे इसकी रिपोर्ट्स चाहिए, शो कर देंगे। कैश फ्लो डेट लिस्ट है, कैश फ्लो लेजर एंट्रीज है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और डायमेंशन, अभी तो मैंने कोई डायमेंशन नहीं लगाया, और ये डेमो कंपनी का डेटा है, तो मिल जाएगी मुझे रिपोर्ट, और ओपन भी हो जाएगी, क्योंकि डेमो एंट्रीज पोस्टेड है। कैश फ्लो लेजर एंट्रीज हम लोग चेक कर चुके हैं, ये वाली रिपोर्ट है हम लोग ने अभी चेक की थी, कैश फ्लो डेट लिस्ट, यही वाली रिपोर्ट है। अब हम दूसरी रिपोर्ट चेक करेंगे, इसमें मुझे एक स्टेटमेंट रिपोर्ट भी दिखी थी। कैश फ्लो रिपोर्ट के सेक्शन में आना है, जितनी भी रिपोर्ट्स है सबका नाम आपको दिख जाएगा, कैश फ्लो। अब इसमें देखो स्टार्टिंग डेट, अब स्टार्टिंग डेट, क्योंकि इसमें 2023 से डेटा है ना, तो एक काम करते हैं, मैं 2023 से ले लेती हूँ, और इसमें मैं आज का करंट ले लूँगी, ठीक है। अब जीएल बजट तो मेरे पास है नहीं, तो
मैं बजट पे इस पे काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको प्रीव्यू कर लेती हूँ। देखते हैं क्या डेटा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सी द बेस्ट रिपोर्ट एवर। इनबिल्ट रिपोर्ट है, आपको कुछ कस्टमाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सेटअप यूज़ करने हैं, आपको फॉलो करना है क्रोनस कंपनी के सैंपल डेटा को और उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप करने के बाद इस तरह की रिपोर्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें देखो कितना क्लियरली पीरियड डिफाइन है, कंपनी का नेम क्रोनस इंडिया लिमिटेड डिफाइन है, फिस्कल ईयर डिफाइन है, ऑल अमाउंट्स आर इन आईएनआर डिफाइंड है, डिस्क्रिप्शन एंड नेट चेंज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट इनकम, एडजस्टमेंट टू रिकंसाइल नेट इनकम टू कैश, जो भी कैश से रिलेटेड चीजें हैं वो, और फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, करंट लायबिलिटीज, पेरोल लायबिलिटीज, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जितने भी ऑपरेशनल खर्चे होते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उससे कनेक्टेड होते हैं, जितने भी 12 मंथ्स के पीरियड जो आपका है अकाउंटिंग पीरियड है, उससे जितने भी रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, नॉट एक्सपेंसेस, एक्टिविटीज, उसमें कुछ इनकम होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारा कवर अप करके एक फॉर्मेट बनाया गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इतनी नेट इनकम है और इसमें से वो एडजस्ट होगा जो आप कैश यूज कर रहे हो। तो अब जैसे नेट कैश का जो प्रोपोर्शन है वो आप चेक कर सकते हो कि कितना कितना आपने एडजस्ट करवा है, अकाउंट्स रिसीवेबल से कितना एडजस्ट हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस से, इन्वेंट्री से, करंट लायबिलिटी से, पेरोल एक्सपेंसेस से, और बाकी सब एडजस्ट होने के बाद आपके बाद जो आ रहा है नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है इस पीरियड में। आपने अगर इन्वेस्ट इक्विपमेंट खरीदा था, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है इस पीरियड में, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उसका डिप्रिशिएशन, accumulated monthly expenses, wear and tear charges, what you invest into your fixed assets, वो भी है। उसके बाद नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है वो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डिविडेंड इनकम, जो भी इससे रिलेटेड आपने एक्सपेंसेस या इनकम किया होगा वो सब एडजस्ट होके नेट कैश प्रोवाइडेड बाय डिविडेंड्स। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है ना, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक एडजस्टमेंट, जो उस दौरान आपने इन्वेस्ट किया या आपको मिला। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी सेम चीजें हैं, उस ग्रुप, उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने क्या इन्वेस्ट किया, क्या आपको मिला। फाइनेंसिंग में भी सेम है, आपने क्या क्या खर्चा किया और आपको क्या क्या मिला। तो यहाँ इन्वेस्ट वर्ड से मेरा मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपने क्या क्या चीज पैसे यूज किए और आपको कितने मिले, सेम इन्वेस्टिंग के अंदर भी और सेम फाइनेंसिंग के अंदर भी। मतलब मेन कैश को यूज करना, सेकंड टर्म में उसका इन्वेस्ट करना, कैश को यूज किया है और कैश मिला है। तो यूज्ड एंड रिसीव्ड पेमेंट और रिसीव्ड, इस तरह का कॉम्बिनेशन, लेकिन सबका एक फॉर्मेट है रिपोर्ट का कि आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बांटेंगे, आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बांटेंगे और उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बांटेंगे। आप इसको गूगल सर्च कर लेना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। अब नेट इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट इनकम है वो वैल्यू। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो आपने अकाउंट शेड्यूल बना रखा होगा, तो नेट ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंसेस, जो इस साल का नेट इनकम, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट होगा, ये सारी चीजें, और ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। और इस ग्रुप के अंदर आपका नेट कैश होगा, ये जब प्लस माइनस इस ग्रुप, इसमें भी आपका बिगिन टोटल एंड टोटल का कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे आप अकाउंट शेड्यूल बनाते हैं वैसे ही बनेगा ये, और फिर वो एडजस्ट होने के बाद वैल्यूज यहाँ आएंगी। फिर सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए ग्रुप टोटल बनेगा, सिंगल सिंगल लेजर बनेंगे, और नेट कैश में यहाँ पे ग्रुप का टोटल लगेगा कि फॉर्मूला कि यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, बीच में इतने जीएल है, ये फॉर्मूला। तो ये जितने भी नेट कैश नेट कैश नेट कैश आ रहे हैं, ये तीन अलग अलग हेडिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। और सबका नेट कैश नेट कैश नेट कैश में एक फॉर्मूला लगा है जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उठा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जितने जीएल्स आपने लगा रखे हैं सेटअप में, उनका कॉम्बिनेशन समों के यहाँ आएगा, फिर समों के यहाँ आएगा, फिर समों के यहाँ आएगा, और लास्ट में
नेट कैश इंक्रीज फॉर द पीरियड एंड कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की वैल्यू लिखी जाती है कि आपके पास स्टार्टिंग में कितना कैश था और अभी कितना बचा है। नेट कैश तो आप यहाँ से उठा लोगे जो बैलेंस नेट ऑफ होके आएगा इन तीनों ग्रुप से। इन तीनों ग्रुप का भी एक सम निकलेगा ना कि टोटल कितना आ रहा है और उसके बाद बिगिनिंग में आपका कितना कैश था, तो आपको एक नेट ऑफ भी मिल जाएगा कि नेट ऑफ कितना बचा। तो ये फॉर्मूला आप गूगल से क्या करना, एक रिपोर्ट निकाल लेना, लेआउट लेआउट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि वो कैसे फॉर्मूले पे काम कर रहा है, फॉर्मूला कैसे लग रहा है। या फिर आप अकाउंट शेड्यूल में चले जाना, अकाउंट शेड्यूल में भी आपको मिल जाएगा। अकाउंट शेड्यूल के अंदर भी क्या होता है ना, कैश फ्लो से रिलेटेड बना हुआ रहता है। अब आपको देखना होगा कि डेटा फॉर कैश फ्लो चार्ट बना हुआ है, और मैं ये वाला ओपन करके देख लेती हूँ कि इसके अंदर एडिट, क्योंकि ओवरव्यू करोगे तो फिर रिपोर्ट खुल जाएगी और मैं चाहती हूँ कि आप देखो कि बना कैसे है। ये देखो, ये ऐसे बना है। मैंने बोला ना सबके पीछे लेजर्स लगे हैं, जीएल्स लगे हैं, टोटल ऑफ कैश रिसीट, फिर पेबल्स। तो ये सारा ना ऐसे बन रहे हैं। ये आपकी वो जो लिस्ट थी ना, लिस्ट वाली रिपोर्ट, उसके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगाने का जो तरीका है वो आपको सम करने का तरीका भी बता रहे हैं। तो ये जो टोटलिंग होती है ना, टोटलिंग होती है फॉर्मूला लगाने का तरीका, लेकिन बेस करता है कौन सी रो नंबर है, कौन सा रो नंबर है, टोटलिंग टाइप क्या है, आपने टोटल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा हो, लेकिन टोटलिंग टाइप से बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस चीज को टोटल करेगा। वो कोई अकाउंट है, वो कोई एंट्री है। फिर आपका टोटलिंग नंबर नेट चेंज बताता है कि आप नेट चेंज ले रहे हो, ये रेगुलर इनकम या एक्सपेंसेस वाला डेटा है। फिर नेट अमाउंट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों वैल्यू आ सकती है उसमें, कभी उसमें उस अकाउंट में ड्यूज बढ़ सकते हैं, तो कभी उसमें ओवर पेमेंट हो सकता है। तो नेट ऑफ वाली वैल्यू ही हमें चाहिए, बेस्ट होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसी तरह से वो सारे आपको चीजें डिसाइड करके लगानी है। और जब आप इसको ओवरव्यू करोगे ना, तो ये आपका एक ओवरव्यू तो बहुत ही सिंपल होता है कि आप, हाँ, आपका रिपोर्ट दिख जाएगी। तो एडेड अकाउंट अगर आपका, हाँ, कॉलम, कॉलम के लिए अगर आपको कुछ काम करना है, कॉलम में अगर आपको चेंजेस करने हैं, तो ये देखो ये कॉलम का तरीका है, ये कॉलम कैसे बने हैं, नंबर्स होते हैं, हेडर होता है। कॉलम टाइप बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि कॉलम टाइप, अब उस कॉलम में आपने एक अमाउंट लिया जो नेट चेंज से रिलेटेड होगा, एक अमाउंट होता है बैलेंस एट डेट यानी क्लोजिंग एज ऑन डेट, तो वो आपका टाइप ही बताता है कि एज ऑन वाली एंट्रीज तो पूरी ये दोनों उठा रहे हैं, लेकिन वो कौन सा एंट्री से कौन सा पॉइंट उठाएगा, एज ऑन डेट वाला। उसी तरह इंटायर फाइस्कल ईयर वाला एंट्रीज ये भी उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑन पॉइंट एंटायर फाइस्कल ईयर उठाएगा वो। तो कौन सा इम्फोसिस देना है, जोर किस चीज पे देना है, वो कॉलम टाइप डिसाइड करता है कि नेट चेंज होगा, एज ऑन डेट होगा या इंटायर होगा। तो इस तरह से आप देख लेना, प्लस माइनस साइन का भी रहता है, लेकिन नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, ओरिजिनल साइन ले लेते हैं। हेडिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो, और इसको प्रिंट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, और यहाँ पे ओवरव्यू कर सकते हो। सेंड टू एक्सेल भी होता है ये। देखो ओवरव्यू करने में क्या होता है ना, आपको बस बताना है कि आप कौन सा रिपोर्ट लेना चाहते हो, उसका कॉलम कौन सा लेना चाहते हो, एडिशनल करेंसी लेना चाहते हो नहीं, डे के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, मंथ ईयर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, डेट यहाँ डाल दो, और नीचे अगर डायमेंशन लगाना है तो डायमेंशन लगाओ और रिपोर्ट आपको दिख जाएगी नीचे, आप पूरी वैल्यूज आपकी आ रही है। देखो अगर 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम दिखेंगे। ये पहला नेट चेंज वाला कॉलम, अगर मान लो बैलेंस शीट का डेटा आ रहा है, रिसीवेबल्स बैलेंस शीट से रिलेट करता है ना, यानी डेटर्स, ड्यूज है जहाँ से, तो उसमें नॉर्मल सी बात है नेट चेंज का डेटा नहीं मिलेगा, एज ऑन डेट और फिजिकल ईयर का डेटा मिलेगा। इसीलिए कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉलम का डेटा कैसे काम कर रहे हैं। कॉलम टाइप इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलम टाइप क्या है, एज ऑन डेट है तो बैलेंस एट डेट, बैलेंस एट डेट, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक और रिपोर्ट मुझे दिख रही थी जो कैश फ्लो भी वर्ड लिखा हुआ था, एक कैश साइकिल चार्ट भी है, वो भी आप देख सकते हो, आपको क्रोनस पे सब मिल जाएगा, इनबिल्ट ही है। अब यहाँ से नहीं, प्रोसेस पे जाते हैं, सिलेक्ट प्रोसेस ओवरव्यू।
इसका देखते हैं रिपोर्ट का स्टाइल क्या है। इसका रिपोर्ट का स्टाइल इस तरह से करंट पीरियड और तो मैं इससे अंदर जाके चेक कर लेती हूँ क्योंकि वहां से आपको वो नहीं पता चलेगा कि बना कैसे। डिजाइन मोड, ये इसका डिजाइन मोड है। एडिट जब करते हैं ना, एडिट पर्टिकुलर रिपोर्ट नेम, तो वो डिजाइन मोड पे खुल जाता है। अब देखो रो नंबर, ये आपके ऊपर है, 1 2 3 4 रखो या 10 20 30 40 रखो, लेकिन जो रो नंबर होगा ना, वही रो नंबर आपके फॉर्मूला में आएगा। यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, ये फॉर्मूला यही कह रहा है। टोटलिंग टाइप फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ जोड़ दो और डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हो ताकि आप समझ सको। रो टाइप बताता है कि नेट चेंज लेना है, बैलेंस टाइप लेना है, और अमाउंट टाइप हमेशा मैक्सिमम 99% हम नेट अमाउंट ही रखते हैं, इसमें बहुत ही कम चेंजेस होता है। लेकिन रो टाइप डिसाइड करता है कि अगर बैलेंस शीट ही बना रहे हो तो बैलेंस एट डेट मतलब एज ऑन डेट। लेकिन अगर मान लो गलती से आप कोई ऐसा लेजर ले रहे हो, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप ओपनिंग स्टॉक के लिए बैलेंस, सॉरी, बिगिनिंग बैलेंस लोगे ओपनिंग स्टॉक के लिए, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस एट डेट लोगे। बस इतना ही फर्क है। पीएल के लिए बनाना है तो नेट चेंज, बैलेंस शीट के लिए बनाना है बैलेंस एट डेट, ओपनिंग स्टॉक लेना है तो ओपनिंग स्टॉक के लिए बिगिनिंग बैलेंस। ये तो मैंने एक एग्जांपल एक दे दिया ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर। लेकिन ये जैसा बना है ये एकदम सही बना है, आपको बस ऐसे ही बनाना है। ये पूरा बैलेंस शीट आइटम है और यहाँ कोई स्टॉक वगैरह यूज नहीं हो, यहाँ तो रिसीवेबल्स पेबल्स एंड लिक्विड फंड्स हैं। तो फॉर्मूला डिसाइड करना है, फॉर्मूला तो आप यहाँ डिसाइड करो, राइट। लेकिन देखो मान लो आपको एक साथ 2 GL लगानी है और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिखो, लेकिन उसका जो टोटल ग्रुप से आप उठा रहे हो, ठीक है, आपको 2 लगानी है, एक साथ 2, तो पाई का साइन यूज कर लो। पाई क्या करेगा, 2 साइन यूज करने देगा। और अगर फिर भी मान लो कि आपको एक रेंज लगानी है तो 2 डॉट लगाओ, इस तरह से 2 डॉट, और मान लो कि आपको एक और लगाना है कि 5310 से 5320, या मान लो कि 90, इसके बीच जो भी है वो सब भी आ जाने चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये उसे भी अपडेट करेगा। सिंगल जीएल, सिंगल जीएल, ये दोनों सिंगल सिंगल है, ठीक है। अब ये रेंज है, 2 डॉट देने के बाद आप रेंज दे सकते हो, लेकिन रेंज तब दो जब आप बिल्कुल श्योर हो कि वो सारे जीएल लेने हैं, ठीक है। तो सारे जीएल लेने हैं तो, वरना नहीं। तो इस तरह से आपको बनाना सीखना है, आपको डिजाइन करना है, न्यू करके डिजाइन हो जाता है। न्यू जैसे आप करोगे, यहाँ पे एक नाम देना है, और नाम देने के बाद आपको क्या प्रोसेस में जाना है और एडिट पे क्लिक करना है। आपको पूरा ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक बनाना है, सेम इसके लिए भी, सेम इसके लिए भी, कॉलम के लिए भी। और ये एडिट अकाउंट शेड्यूल मतलब आप रो बना रहे हो, पहले रो बनाओ और या पहले कॉलम बनाओ। दोनों बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, इस एक रिपोर्ट में दोनों को असाइन करना पड़ता है। दोनों असाइन हो जाएंगे और फिर प्रीव्यू हो जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्रोनस से ही सीख सकते हो, इजी हो जाएगा। तो इस तरह की रिपोर्ट तभी खुलेगी जब आपका ऑलरेडी डिजाइंड हो। क्रोनस पर डिजाइंड है इसलिए रिपोर्ट खुली है। डेट आपको देखना पड़ता है कि किस किस डेट का डेटा पोस्ट है, उस डेट रेंज को हम क्या करते हैं, रिपोर्ट पे दे देते हैं। कि अगर पुराना डेटा है 2022-23 का, लेकिन हमें सिर्फ रिपोर्ट खोल के देखनी है कि बनी कैसे, तो बैक डेटेड चला के आप रिपोर्ट फॉर्मेट देख सकते हो। और अगर रिपोर्ट 2 या 3 पेज तो है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, क्योंकि मैंने बोला था आपको एक नेट ऑफ मिलेगा। तो जब तक आप स्क्रॉल डाउन नहीं करते आपको नेट ऑफ कैसे मिलेगा, सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नेट ऑफ कहाँ हो रहा है, ये है आपका कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। फॉर्मेट क्या कहता है कि इंक्रीज प्लस बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितना कैश था, ड्यूरिंग द पीरियड इस रिपोर्ट को एडजस्ट करने के बाद आपको कितना कैश मिला, जो इन तीन एक्टिविटीज को प्लस माइनस करने के बाद आपको इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाएगा, ठीक है। इन 3 एक्टिविटीज को प्लस माइनस करने के बाद डिक्रीज इंक्रीज मिलेगा। इन डिक्रीज इंक्रीज में आपको ओपनिंग कैश, जो बिगिनिंग कैश था वो ऐड करना है। फिर जो एडजस्टेड वैल्यू आएगी ना, वो होता है क्लोजिंग कैश, कैश एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ये हम अगर इसे थोड़ा छोटा कर लें तो एक रिपोर्ट थोड़ी सी फिट हो जाएगी मेरे ख्याल से स्क्रीन में। चाह रही हूँ कि पूरी रिपोर्ट स्क्रीन में थोड़ी सी फिट हो जाए, बाहर जा रही है ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं। सी, तो आपकी रिपोर्ट पूरी की पूरी फिट हो गई स्क्रीन में, ठीक है।
ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो 2 पेज में गया है, क्योंकि लास्ट जब तक आप कैश एट द एंड ऑफ पीरियड नहीं दिखाते, आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं होती। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सम आपके पास आएगा, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, उसमें ओपनिंग बिगिनिंग कैश ऐड होगा और उस उन दोनों के सम से मिलकर बनेगा कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो आपको चाहिए कि इस साल कितना है कैश एट द एंड ऑफ पीरियड, और यही कैश नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।